हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो घरेलू हिंसा अधिनियम है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। इसके अंतर्गत आखिरकार एक महिलाओं को रिलीफ क्या है, क्या क्या अनुतोष मिलते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। देखिए, जब कोई भी महिला अपना मामला घरेलू हिंसा कोई भी मामला घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में लेकर आती है तो कुछ रिलीफ उसको दी जाती है। रिलीफ क्या होगी? सबसे पहले तो आप उस महिला को आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, आवेदन कहाँ? सेक्शन 12 में। किसको? तो जो मजिस्ट्रेट है जिसकी अधिकारिता में चीजें हुई हैं उस मजिस्ट्रेट को। ठीक है, उस मजिस्ट्रेट को आवेदन मिलने के बाद मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? कुछ ऑर्डर जारी कर सकता है। अब देखो, आपको जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या रिलीफ चाहते हो। आपको संरक्षण चाहिए, आपको निवास चाहिए, आपको धन से संबंधित कोई राहत चाहिए, रिलीफ चाहिए, आपको अभिरक्षा चाहिए, या फिर आपको प्रतिकर चाहिए। एक रिलीफ चाहिए या एक से ज्यादा रिलीफ चाहिए, ये आपको अपने उसमें मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही एप्लीकेशन जाती है धारा 12 में, मजिस्ट्रेट इनमें से कोई ऑर्डर आपके लिए जारी कर सकता है। कौन कौन से ऑर्डर हैं? सबसे पहले तो अधिकार अगर हम देखें तो महिला, कोई भी महिला हो, उसको क्या है? साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा। यानी कि जिस घरेलू नातेदारी में वो रह रही है, जिस साझी गृहस्थी में वो रह रही है, उसमें चाहे कोई अधिकार, कोई हक या कोई हित हो या ना हो, लेकिन उसमें रहने का अधिकार उस महिला का होगा, ये बात याद रखना। और इस तरीके से व्यथित महिला को सिर्फ विधि के द्वारा ही निकाला जा सकता है उस घर से, अन्यथा उस घर से, उस साझी गृहस्थी से या उसके किसी भाग से आप उसको ना तो बेदखल कर सकते हो और ना ही उसको अपवर्जित कर सकते हो। ठीक, उसके बाद क्या क्या रिलीफ, क्या क्या आदेश के लिए आप आवेदन दे सकते हो? तो सबसे पहले आता है संरक्षण आदेश। देखो, जब किसी के साथ घरेलू हिंसा होती है तो सबसे पहले जो सवाल उठता है वो है उसके प्रोटेक्शन का, उसके संरक्षण का। तो इस एक्ट के सेक्शन 18 में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? संरक्षण आदेश जारी कर सकता है। कब? देखिए, सेक्शन 18 के अनुसार मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति और प्रत्यार्थी की सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात, यानी कि मजिस्ट्रेट क्या करेगा? दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देगा। और अगर उसका प्रथम दृष्टया यह समाधान हो जाता है कि घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है, तो वो क्या कर सकता है? व्यथित व्यक्ति के पक्ष में तथा प्रत्यार्थी के विरुद्ध निम्नलिखित एक्ट करने से उसको प्रतिषिद्ध कर सकता है और संरक्षण आदेश पारित कर सकता है। कौन कौन से एक्ट करने से प्रोहिबिट कर सकता है? तो सबसे पहले उससे कह सकता है कि आप कोई घरेलू हिंसा का कार्य नहीं करोगे, यानी जो घरेलू हिंसा कहाँ पढ़ी है हमने? सेक्शन 3 में। तो ऐसा कोई कार्य आप नहीं करोगे। ठीक है, अगर कोई करता है तो उसकी सहायता नहीं करोगे, उसके लिए दुष्प्रेरित नहीं करोगे। ठीक है, अगर जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, जो व्यथित व्यक्ति है, अगर वो कहीं नियोजित है तो उसके नियोजन के स्थान पर नहीं जाओगे। और अगर व्यथित व्यक्ति बालक है तो उसके विद्यालय में या किसी अन्य स्थान पर जहां व्यथित व्यक्ति बार बार जाता है, प्रवेश नहीं करोगे। उसके बाद उससे संपर्क करने का प्रयास नहीं करोगे, चाहे वो किसी भी रूप से हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे मौखिक हो, चाहे लिखित हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे दूरभाषीय संपर्क हो। यानी कि देखिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मौखिक रूप से और भावनात्मक रूप से भी घरेलू हिंसा हो सकती है। अब संपर्क करने से क्यों मना किया जा रहा है कि आप उसको संपर्क करके, फोन करके या उससे मिलकर किसी चीज की धमकी दे दो? तो घरेलू हिंसा तो कंटिन्यू है, तो इसलिए संपर्क करने से भी मना किया जा सकता है। इवन हर एक तरीके से संपर्क करने से उसको प्रोहिबिट किया जा सकता है। अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसको, उसके बैंक लॉकर हैं या उसके खाते हैं, तो उसको ट्रांसफर करने से, ठीक है, या उसको यूज करने से उसको मना किया जा सकता है। अगर उस महिला के कोई आश्रित हैं या अन्य नातेदार हैं जो क्या कर रहे हैं? व्यथित महिला की सहायता कर रहे हैं और उसके साथ हिंसा कारित करता है, तो उससे हिंसा कारित करने से मना किया जा सकता है। हाँ, दोस्त का अगर कोई दोस्त है तो वो दोस्त ही होगा और दोस्त का दुश्मन दुश्मन होगा, और जो दुश्मन का दोस्त है वो भी हमारा दुश्मन होगा, ये बात याद रखिएगा। तो जिसके साथ आप घरेलू हिंसा कर रहे हैं और वो आपके खिलाफ खड़ी हुई है और कोई व्यक्ति उसकी सहायता कर रहा है या उस पर कोई आश्रित है,
और आप क्या कर रहे हो, उसके खिलाफ हिंसा कर रहे हो, तो ये एक्ट उससे भी मना करता है, वो एक्ट आप नहीं करोगे। ठीक है, अन्य कोई कार्य करने के लिए संरक्षण आदेश उसको दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद निवास आदेश दिया जा सकता है। निवास आदेश क्या है, अगर किसी महिला को निवास की आवश्यकता है तो वहां पर धारा 19 के अनुसार निवास आदेश दिया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, आवेदन किया जाएगा कहाँ, धारा 12 में, और उसका निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट का अगर यह समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है तो निम्नलिखित निवास आदेश क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। कैसे, सबसे पहले ये आदेश दे सकता है कि साझी गृहस्थी से उस व्यथित महिला के कब्जे को बेकब्जा ना किया जाए। ठीक है, यानी कि जो साझी गृहस्थी में जहां वो रह रही है उसके कब्जे में अगर कोई पार्ट है तो उससे उसको बेकब्जा ना किया जाए, या फिर उस कब्जे में विघ्न ना डाला जाए। आप वो किसी पार्ट में रह रही है और आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो उसके रहने को, तो आप ऐसा ना करें। प्रत्यार्थी को या उस साझी गृहस्थी को स्वयं को हटाने का निर्देश देना, यानी कि अगर प्रत्यार्थी है तो उसे उस साझी गृहस्थी से स्वयं को हटाने का आदेश दिया जा सकता है। महिला से नहीं बोलेंगे हम, जो व्यथित महिला है उसको वहीं रहने का अधिकार होगा। प्रत्यार्थी से बोलेंगे कि आप इस घर से हट जाइए या आप उस साझी गृहस्थी से हट जाइए। लेकिन याद रखना, अगर ये प्रत्यार्थी कोई महिला ही है तो इस महिला के खिलाफ ये आदेश नहीं दिया जाएगा, ये वाला आदेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि एक महिला के लिए दूसरी महिला को घर से बेघर आप नहीं करोगे। उसके बाद आता है प्रत्यार्थी या उसके किसी नातेदार को साझी गृहस्थी के किसी भाग में जिसमें व्यथित व्यक्ति निवास करता है प्रवेश करने से अवरुद्ध किया जा सकता है। यानी कि जो प्रत्यार्थी है या उसका कोई रिलेटिव्स है और वो बार बार कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, जहां व्यथित व्यक्ति रह रहा है वहां प्रवेश करते हैं, तो अगर ऐसा लग रहा है कि उनके प्रवेश से व्यथित व्यक्ति को कुछ नुकसान हो सकता है तो प्रवेश को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अवरुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्यार्थी को, जो प्रत्यार्थी है उसको साझी गृहस्थी को क्या ट्रांसफर करने से रोका जा सकता है। ठीक है, प्रत्यार्थी क्या कर सकता है, साझी गृहस्थी में जो उसके अधिकार है उसको नहीं त्याग सकता, लेकिन हाँ मजिस्ट्रेट की इजाजत से ऐसा कर सकता है, लेकिन बिना मजिस्ट्रेट की इजाजत के वो अपने अधिकार को नहीं त्यागेगा। प्रत्यार्थी को व्यथित व्यक्ति के लिए उसी स्तर का अनुकल्पिक वास सुविधा दिया जाएगा। यानी कि अगर उस घर में रहना व्यथित व्यक्ति के लिए मुश्किल हो रहा है तो प्रत्यार्थी से ये कहा जाएगा कि आप इसको कोई और जगह उपलब्ध कराएं जहां ये रह सके, और वो जगह कैसी होगी, उस साझी गृहस्थी के समान ही होगी, या फिर उससे कहा जा सकता है कि आप किराया दे दीजिए, ठीक है, ताकि वो अपने रहने का इंतजाम कर सके। धारा 20 पर आते हैं धनीय आदेश। देखिए, अगर किसी धन्य राहत की जरूरत है उस महिला को तो वो धारा 20 में क्या कर सकती है, धारा 12 में जाकर मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकती है, और मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यथित व्यक्ति और व्यथित व्यक्ति की किसी संतान, दोनों को ही है यहाँ पर, व्यथित व्यक्ति या उसके किसी संतान को जो उनके व्यय हुए हैं, ठीक है, या जो उनके खर्चे हुए हैं, ठीक है, उनकी नुकसानी की पूर्ति के लिए धनीय अनुतोष का संदाय करने के लिए प्रत्यार्थी को ये निर्देश दे सकता है, या ऐसे अनुतोष में से जो निम्नलिखित सम्मिलित हो ऐसा कोई आदेश दे सकता है। ठीक है, कोई महिला है, उसके खर्चे हो रहे हैं, उसको नुकसान हुआ है, किसकी वजह से, जो प्रत्यार्थी है उसकी वजह से जॉब चली गई है, कोर्ट के खर्चे झेलने पड़ रहे हैं, तो ऐसी भरपाई के लिए उसको आदेश दिया जा सकता है। जैसे उपार्जनों की हानि, यानी कि वो कुछ अर्न कर रही थी, कमा रही थी, अब वो नहीं कमा रही है, तो उसको उसकी हानि की पूर्ति के लिए, अगर उसको कोई चिकित्सा खर्चे हुए हैं, घरेलू हिंसा के साथ मारपीट की गई या मेंटली वो टॉर्चर हुई तो उसने किसी से डॉक्टर से कंसल्ट की तो कुछ चिकित्सा खर्चे उसके आए तो वो दिलवाए जा सकते हैं, उनको ध्यान में रखा जाएगा। जो व्यथित व्यक्ति है उसकी कोई प्रॉपर्टी थी, उसका नाश किया गया, नुकसान किया गया, उसे हटाया गया जिसकी वजह से उसको हानि हुई, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाएगा। उसकी संतान यदि कोई है और साथ साथ व्यथित व्यक्ति के भरण पोषण के लिए सीआरपीसी की धारा 125 या कोई अन्य विधि के अधीन कोई आदेश या भरण पोषण का आदेश के अतिरिक्त कोई आदेश यहाँ पर सम्मिलित किया जा सकता है, यानी कि भरण पोषण के लिए भी यहाँ पर आदेश दिया जा सकता है। ठीक है, और इस धारा के अधीन जो ऑर्डर दिया जाएगा अनुतोषी राहत वो पर्याप्त होगा, उचित होगा और युक्त होगा, यानी कि जो उसके जीवन स्तर के लिए, जिसका वो जैसा जीवन वो जीने के लिए हैबिचुअल है उसी हिसाब से उसका आदेश दिया जाएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो एक नॉर्मल घर में रह रहा है
और बाद में व्यथित महिला कह दी कि नहीं, मुझे तो 5 स्टार होटल में जाके रहना है, ऐसे ही घर में मैं तो रहती थी, तो वैसा नहीं, नॉर्मल, ठीक है, जो युक्ति युग देखने में लगे। उसके बाद आता है आपका धारा 21। धारा 21 जो है वो बात करता है आपका अभिरक्षा आदेश। तो इसमें आपको बस एक टर्म याद रखनी है कि अगर कोई संतान है तो उसकी अभिरक्षा के बारे में यहाँ आदेश दिया जा सकता है, लेकिन एक टर्म याद रखनी है कि इस धारा 21 में किस तरीके की अभिरक्षा दी जा रही है। तो वो अभिरक्षा कैसी होगी? अस्थायी अभिरक्षा होगी। और अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो भेंट करने का, यानी कि जो संतान है उससे भेंट करने की इजाजत दे सकता है, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि भेंट करना उस संतान के लिए हानिकारक हो सकता है तो वो भेंट यानी कि मुलाकात करने को भी प्रोहिबिट कर सकता है। उसके बाद आता है प्रतिकर आदेश। तो इन आदेशों के अलावा अगर कोई लगता है कि कोई प्रतिकर दिया जाना चाहिए, तो जैसे मानसिक यातना के लिए, भावनात्मक संकट जिसमें सम्मिलित होंगे, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए धारा 22 के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? प्रतिकर आदेश भी जारी कर सकते हैं। तो ये अनुतोष है जिनकी मांग आप क्या कर सकते हो? इस एक्ट में जाकर कर सकते हो। देखो, ये जो एक्ट है ये कोई दंड का प्रावधान नहीं करता है, ठीक है। इसी एक्ट का अगर आप उल्लंघन करते हो तो 1-2 सेक्शन हैं जहां पर पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। बाकी घरेलू हिंसा के बारे में पनिशमेंट क्या होगी, ये एक्ट उसके बारे में बात नहीं करता। बस ये कहता है कि अगर घरेलू हिंसा हुई है तो उसके बाद आपको कुछ रिलीफ, एक्स्ट्रा रिलीफ दिए जा सकते हैं जो आपको किसी और एक्ट में नहीं मिलते हैं। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।